नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक्स को लगातार कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम राजनीतिक संस्कृति को जोड़ने जा रहे हैं और राजनीतिक संस्कृति के बारे में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीतिक संस्कृति क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति आखिर होती क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति, सबसे पहले मैंने एक परिभाषा इसमें लिखी है, बिल्कुल सरल शब्दों में ये परिभाषा लिखी हुई है, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। राजनीतिक संस्कृति एक समाज में राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और अभिप्रायों का एक सेट होता है जो उस समाज के राजनीतिक तंत्र के साथ लोगों के संबंध को दर्शाता है। इसके प्रमुख तत्व होते हैं जैसे कि मान्यताएं, मूल्य और प्रतीकात्मक प्रणालियाँ। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जैसे कि राजनीतिक विश्वास, मूल्य और दृष्टिकोण। आखिर ये राजनीतिक विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण होते क्या हैं? देखिए, राजनीतिक जो विश्वास होते हैं वह होते हैं कि आप अपनी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस लोकतंत्र की फॉर्म को आपने अपना रखा है किसी भी देश ने, तो उस विश्वास कितना है आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, अपनी सरकार पर, अपने संविधान पर, अपने जो संसद है उस पर। तो जो राजनीतिक विश्वास है, उस विश्वास को होना बहुत ज़रूरी है राजनीतिक संस्कृति के लिए। आपके जो मूल्य हैं, आपके जो राजनीतिक मूल्य हैं, वो मूल्य किस प्रकार के हैं, उससे आपकी राजनीतिक संस्कृति डिसाइड होती है, उससे निर्धारित होती है। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है? दृष्टिकोण मतलब होता है आपका एक नज़रिया। आप किस नज़रिए से अपने राजनीतिक मूल्यों को देखते हैं, राजनीतिक संस्थाओं को देखते हैं, किस प्रकार से आप अपने राजनेताओं को और राजनीतिक जो संस्थाएं अपनी विभिन्न प्रकार की होती हैं उनको आप किस प्रकार से देखते हैं। यह आपकी राजनीतिक संस्कृति को क्या करती है? निर्धारित करती है। देखिए, मैंने आपको राजनीतिक सामाजिकरण, इससे पहले की वीडियो जो थी वो राजनीतिक सामाजिकरण पे बनाई थी। राजनीतिक सामाजिकरण पर उस वीडियो को बनाने का सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य था उसे मैंने संस्कृति से पहले इसलिए बनाया था क्योंकि राजनीतिक सामाजिकरण को समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप राजनीतिक संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हो। राजनीतिक सामाजिकरण में मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक मूल्यों को, विश्वासों को, दृष्टिकोणों को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक दृष्टिकोण सेट किया जाता है विश्वासों के प्रति, मूल्यों के प्रति, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, अपने संविधान के प्रति। तो ये जो दृष्टिकोण सेट किया जाता है वह प्रोसेस तो राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो पूरे समाज का क्या दृष्टिकोण है राजनीतिक मूल्यों के प्रति, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, वह आपकी राजनीतिक संस्कृति को बताता है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति जो है वह एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक होने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, इसका मतलब ये है कि एक देश की राजनीतिक संस्कृति को हम कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे देश की राजनीतिक संस्कृति से, क्योंकि एक देश की राजनीतिक संस्कृति दूसरे देश की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न हो सकती है। अगर हम राजनीतिक को छोड़ दें और केवल संस्कृति को लें तो संस्कृति, एक देश की संस्कृति भी दूसरे देश की संस्कृति से अलग होती है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भारत में हम उन्हें कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से एक लिव इन रिलेशनशिप जो होता है उसको हम यहाँ कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
क्योंकि यह हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री के किसी में जाएंगे तो वहाँ वह इजीली एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो संस्कृति है, जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो संस्कृति है, वह हमारी संस्कृति से भिन्न है। इसी को अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक संस्कृतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब ये जो भिन्नता है यह क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारा जो राजनीतिक सामाजिकरण हुआ है उसकी जो प्रोसीजर है वह अलग है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो राजनीतिक सामाजिकरण होता है, जो हमारे दृष्टिकोण को तय करता है, हमारे विश्वासों को तय करता है, हमारे मूल्यों को तय करता है, उसकी प्रोसीजर अलग है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां अलग हैं। तो परिस्थितियों में भिन्नता आने के कारण ही हमारी राजनीतिक संस्कृतियों में भिन्नता आ जाती है। अब इसके जो राजनीतिक संस्कृति है इसके मूल मान्यताएं क्या हैं, मूल तत्व क्या हैं? अब तत्व की जब हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती हैं मान्यताएं। कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं? जैसे कि मान लीजिए लोकतंत्र में विश्वास। इंडिया में लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र में विश्वास किया जाता है, कानून का पालन किया जाता है, भावनाएं जैसे कि राष्ट्रीयता की भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं, मूल्य जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के प्रति वहाँ के नागरिकों का क्या दृष्टिकोण है। प्रतीकात्मक प्रणालियाँ जैसे कि राष्ट्रध्वज है, संविधान है आदि। तो ये सब जो हैं यह क्या चीज़ दर्शाती हैं? जो राष्ट्रध्वज होता है, राष्ट्रगान होता है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के प्रति जो लोगों का एक लगाव होता है, जो कानून का पालन क्यों करते हैं लोग, लोकतंत्र में विश्वास क्यों करते हैं लोग, देशभक्ति क्या होती है। तो इन सब के लिए एक दृष्टिकोण जो तैयार किया जाता है, वह दृष्टिकोण तैयार करने की जो प्रोसेस है वह तो राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। लेकिन ओवरऑल ये जो दृष्टिकोण सेट हो जाता है, उस दृष्टिकोण को पूरे को हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं कि किस प्रकार की संस्कृति किस प्रकार के देश में पाई जाती है। आई होप आपको राजनीतिक संस्कृति में और सामाजिकरण में अंतर समझ में आया होगा, और राजनीतिक संस्कृति क्या होती है ये भी समझ में आया होगा। लेकिन राजनीतिक संस्कृति और सामाजिकरण को हम एक स्लाइड में और देखेंगे। मैंने इसकी एक अलग से स्लाइड रखी है ताकि आप इन चीज़ों में डिफरेंस कर पाएँ, क्योंकि डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, क्योंकि माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि आमंड और पावेल दो थिंकर हैं हमारे पास, एक आमंड है और एक पावेल हैं। आमंड का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पावेल का नाम हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के ओरिएंटेशंस को बताया है कि किस प्रकार के ओरिएंटेशंस राजनीतिक संस्कृति में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ओरिएंटेशन होता है अभिविन्यास। एक तरह से आप दृष्टिकोण मान सकते हो ओरिएंटेशन को, है ना, एक तरह से ओरिएंटेशन होता है। तो संज्ञानात्मक अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास और मूल्यात्मक अभिविन्यास। इंग्लिश में आप इसको याद रखें। ये आपसे एक निवेदन रहेगा कि इंग्लिश में आप इन शब्दों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो हिंदी शब्द है, जैसे कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है, इसका हिंदी शब्द अलग आ सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका अनुवाद कर दिया गया है। क्योंकि यह जो बुक्स हैं, यह जो वर्गीकरण है वह इंग्लिश लेखकों ने किया गया है, जैसे कि आमंड और पावेल हैं या अमेरिकन है, तो इनके द्वारा इंग्लिश में बुक लिखी गई हैं। इसका अनुवाद हिंदी में किया है, तो अनुवाद अलग अलग बुक्स में अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन इंग्लिश जो शब्द है ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, यह आपको ऐसा ही मिलेगा और कॉग्निटिव ओरिएंटेशन के अलावा और कोई शब्द आपको नहीं मिल सकता। तो इसे इंग्लिश में याद रखने का प्रयास करें। तो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन संज्ञानात्मक अभिविन्यास होता क्या है? संज्ञानात्मक अभिविन्यास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संज्ञान मतलब ज्ञान,
इसका मतलब ये है कि आप राजनीतिक प्रणालियों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। आपके देश में जो राजनीतिक प्रणालियाँ चल रही हैं उसके बारे में आपकी जो नागरिक हैं उनके पास कितनी नॉलेज है, कितनी वो उनकी जानकारियाँ रखते हैं, वह एक संज्ञानात्मक अभिविन्यास कहलाता है। भावात्मक अभिविन्यास, अफेक्टिव ओरिएंटेशन। अफेक्टिव ओरिएंटेशन के अंतर्गत क्या आता है कि व्यक्ति की राजनीतिक प्रणाली के प्रति भावनाएं और दृष्टिकोण क्या हैं, यह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मूल्यात्मक अभिविन्यास। मूल्यात्मक अभिविन्यास, इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में मूल्यांकन करता है कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं वह आपके लिए कितनी लाभकारी हैं। यह तभी तो पता चलेगा जब आप उन नीतियों का मूल्यांकन करेंगे कि समाज के लिए यह कितनी लाभप्रद साबित हो रही है या फिर यह समाज के लिए हानिकारक साबित हो रही है। तो इसका मूल्यांकन आपको करना आना चाहिए। अगर कोई किसी देश की जो नागरिक हैं वह इन 3 चीज़ों को नहीं करते हैं, यानी कि अगर उनके पास अपनी राजनीतिक प्रणाली के लिए कोई ज्ञान नहीं है, अगर वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रणाली के प्रति भावनाएं नहीं रखते हैं, दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, अगर वह सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का, नियमों का आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो माना जाता है कि वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वह बहुत ही निम्न स्तर पर है। निम्न स्तर पर राजनीतिक संस्कृति जब होती है तो उसका क्या एक डिसएडवांटेज होता है वह भी सुनिए। देखिए, राजनीतिक संस्कृति जब निम्न स्तर पर होती है इसका मतलब ये है कि वहाँ के नागरिकों के जागरूक नहीं हैं। अगर नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो इसका जो फायदा है वह कहीं ना कहीं वह कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वह उठाना स्टार्ट कर देंगे। जब अराजक तत्व और ये जो ऐसे कुछ संस्थाएं होती हैं जो लोगों के अधिकारों का अधिग्रहण करना स्टार्ट कर देती हैं, लोगों पर एक जो अत्याचार टाइप का होता है, जो अराजकता जिसको बोलते हैं, उसकी स्थिति आ जाती है। तो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, राजनीतिक प्रणालियों के प्रति लोगों में ज्ञान भी होना चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। वहाँ की जो अगर नीतियाँ गलत हैं तो उनके प्रति आलोचनात्मक एक रवैया भी होना चाहिए, और अगर वहाँ की नीतियाँ सही हैं तो उनके प्रति समर्थन भी होना चाहिए। समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। अगर नागरिकों का समर्थन राजनीतिक संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा तो संस्थाएं ढह जाएंगी। बिना समर्थन के कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं चल सकती, और ये हमने रिसेंटली बांग्लादेश में देख लिया है कि अगर समर्थन को हटा लिया गया लोगों के द्वारा तो राजनीतिक संस्थाएं ढह जाती हैं और किस प्रकार से एक अराजकता की स्थिति आ जाती है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति का सुदृढ़ होना किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसे लगातार और कंटिन्यूसली वर्क करना है अच्छे से, और अगर अराजकता की स्थिति से बचना है लोगों को, तो अपनी राजनीतिक संस्कृति को एक सुदृढ़ अवस्था में ले जाना होगा। इसीलिए देखा जाता है कि जो विकसित देश हैं, जहाँ एक राजनीतिक स्थायित्व पाया जाता है, वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वह हमेशा मजबूत स्थिति में रहती है। और जो अविकसित देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं, कई विकासशील देश भी ऐसे हैं जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। तो यह जो अंतर पाया जाता है स्थिरता में और अस्थिरता में राजनीतिक में, तो यह जो अंतर पाया जाता है यह इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति जो एक भाव होता है उनमें अंतर पाया जाता है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि सिडनी बर्मा और आमंड राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से प्रकार बता रहे हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार सिडनी बर्मा ने और आमंड ने बताए हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 3 प्रकार के बताए हैं।
पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर। मैं वही कहूँगा, आप इन्हें इंग्लिश में याद रखने का प्रयास करें। क्यों याद रखने का प्रयास करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर मतलब संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित, एक ही दायरे में सिमटा हुआ। तो जहाँ लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनजान होते हैं, उदासीन होते हैं, वहाँ पर पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आमंड वर्मा ने और सिडनी वर्मा ने यही काम किया था कि उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का एक पैरामीटर तय किया था कि वहाँ की राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है और विकसित देशों की किस प्रकार से है। बेसिकली इसे विकसित और विकासशील में ही बांटा जा सकता है। तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, जहाँ लोग राजनीतिक प्रक्रिया से अनजान और उदासीन होते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक संस्थाओं से, व्यवस्थाओं से कोई इतना लेना देना नहीं होता है। तो वहाँ पर पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के पास राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में नॉलेज तो होती है, वह राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से उसमें भाग नहीं लेते। तो ये होती है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यह संकीर्ण पॉलिटिकल कल्चर से तो थोड़ा सा अच्छा है कि कम से कम लोगों को नॉलेज तो है, लेकिन वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। तीसरा है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यह जो संस्कृति है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह सहभागी राजनीतिक संस्कृति है। पार्टिसिपेट मतलब होता है आप वहाँ पर सहयोग करेंगे, आप वहाँ पर सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में यहाँ के जो नागरिक होते हैं, जहाँ भी ये पाई जाती है, कौन सी, पार्टिसिपेट पॉलिटिकल कल्चर, वहाँ के नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं राजनीतिक प्रक्रियाओं में और अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सचेत रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि पार्टिसिपेट पॉलिटिकल कल्चर जो है वह डेवलप्ड कंट्रियों में पाया जाता है, और जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है वह डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर एक अनडेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें इसी तरह से डिवाइड किया जाए, लेकिन मोटा मोटा इनको इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। कई एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि इंडिया है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता है और लोग अपने राजनीतिक जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उन दोनों के प्रति सचेत हैं। लेकिन जो आमंड ने और सिडनी वर्मा हैं, चूँकि यह एक विकसित कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो नज़रिया है वह वही था कि विकसित कंट्रीज़ को ही इसमें क्या रखा जाएगा, पार्टिसिपेट पॉलिटिकल कल्चर में रखा जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण के बीच में क्या संबंध है। इस पर एक शॉर्ट चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी कि राजनीतिक संस्कृति में और राजनीतिक सामाजिकरण में क्या अंतर है। यहाँ थ्योरी के फॉर्म में मैंने आसान शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया है। एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण के बीच में घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, ध्यान रखें, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति के मान्यताओं, मूल्यों, दृष्टिकोणों को अपनाता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति के मान्यताओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपनाता है। उदाहरण के लिए परिवार है, स्कूल है, मीडिया है, इनके माध्यम से बच्चे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, देशभक्ति जैसी मान्यताओं को सीखते हैं, जो उनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। तो ठीक है,
राजनीतिक संस्कृति तो एक ओवरऑल चीज़ है जिसके अंतर्गत कुछ मान्यताएं आती हैं, कुछ मूल्य आते हैं, कुछ दृष्टिकोण आते हैं। लेकिन इन मान्यताओं, मूल्य, दृष्टिकोणों को बच्चा सीखता कहाँ से है, यह ट्रांसफ़र कहाँ से होती हैं? तो ये जो प्रोसीजर है ट्रांसफ़र होने का, जो बच्चा सीखता है, बच्चे का एक दृष्टिकोण तय किया जाता है। जब वह स्कूल में जाता है तो दीवारों पे लिखे हुए देखता है प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य उसको बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, अधिकारों के बारे में बताया जाता है, लोकतंत्र के प्रति एक दृष्टिकोण तय किया जाता है। लोकतंत्र को अन्य जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि अधिनायक तंत्र होता है, जैसे कि आपके और भी शासन होते हैं, साम्यवादी शासन होता है, तानाशाही शासन होता है, इनसे कंपैरिजन करके बताया जाता है और लोकतंत्र की मेरिट्स को बताया जाता है और शासन व्यवस्थाओं की डीमेरिट्स को बताया जाता है। तो एक दृष्टिकोण तैयार किया जाता है, एक आप कह सकते हो मान्यता तय की जाती है, ताकि वह मान्यता दे दे इन संस्थाओं को। और बाद में जब वो सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लायक हो जाएगा, ये उसमें एक इतना कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाएगी कि वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी कर पाएगा, तब वह बिना किसी सवाल और जवाब के, क्योंकि उसका एक दृष्टिकोण तय कर दिया गया है, वह सभी संस्थाओं को मान्यता देगा। और इस प्रकार से एक राजनीतिक जो अस्थिरता से बचा जा सकता है और स्थिरता की ओर जाया जा सकता है। तो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण के बीच में क्या संबंध है, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का विकासशील देशों में लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? बिल्कुल, लोकतंत्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है राजनीतिक संस्कृति का। देखिए, विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति का लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जहां मजबूत राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थायित्व देती है। मैंने कहा था ना, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो मजबूत राजनीतिक संस्कृति अपनानी होगी। वहीं कमज़ोर राजनीतिक संस्कृति भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और जन भागीदारी की कमी जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है। और दे सकती है क्या, देती है। ठीक है, उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं कि कई अफ्रीकी देश हैं जो राजनीतिक अस्थिरता का जो कारण है, वहाँ पर कमज़ोर राजनीतिक संस्कृति है। जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय पारंपरिक और जातीय मान्यताएं हावी होती हैं, और दूसरी ओर भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के कारण लोकतंत्र ने जड़ें जमाई हैं, भले ही यहाँ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बनी रही हों। तो यह माना जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति जिस देश में मजबूत होगी, वहाँ के नागरिक जिस अनुपात में अपनी राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, मूल्यों के प्रति, मान्यताओं के प्रति सचेत होंगे, अपने अधिकार और कर्तव्य को लेकर जागरूक होंगे, वहाँ उतनी ही स्थिरता होगी। और जहाँ यह राजनीतिक संस्कृति का जो लेवल है वो निम्न स्तर का पाया जाएगा, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता होगी, बेरोजगारी होगी, भ्रष्टाचार होगा और लोगों के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो इसीलिए वह जो कंट्रीज हैं वह क्या नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए अगर वहाँ के लोगों को डेवलप होना है तो पहले उन्हें जागरूक होना होगा, अपनी संस्थाओं के प्रति मान्यताओं को देखना होगा। अगर संस्थाएं सही नहीं हैं वहाँ की तो उन्हें बदलना होगा और एक ऐसी संस्थाओं को अपनाना होगा जो एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर सकें। आगे चलते हैं और समझते हैं कि भारत में राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण क्या हैं। अब भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत में विविधता का देश है भारत, बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी एकता कैसे है, यह सवाल आज पूरे विश्व के मन में है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो वेस्टर्न एक कह सकते हैं थिंकर्स बोल सकते हैं, या फिर कई देशों के राजनेताओं ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे कि क्या भारत एकजुट रह पाएगा।
क्योंकि उनको पता था कि इतनी सारी विविधताओं को लेकर कोई देश एकजुट नहीं रह सकता, क्योंकि हर ग्रुप से, हर धर्म से, हर जाति से अलग अलग डिमांड उठेंगी और उन डिमांड्स को कैसे एक देश पूरा कर सकता है। भाई सजातीयता जहाँ होती है, यानी कि एक जैसे धर्म, एक जैसी जाति, एक जैसी भाषा जहाँ होती है, वहाँ एक जैसी मांगें उठती हैं, उन्हें फुलफिल करना, उन्हें पूरा करना इजी होता है। लेकिन जहाँ अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग एक तरह से भाषा, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतने सारे जातियाँ होती हैं, वहाँ पर डिमांड अलग अलग प्रकार की उठती हैं। उन डिमांड्स को पूरा करना और उनको एक साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और भारत आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह आज तक इसमें इतना कोई बड़ा क्राइसिस नहीं आया है लोकतांत्रिक रूप से, जितना और अन्य कंट्रीज में देखने को मिला है। 1950 के बाद जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, उन सभी देशों में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे सफल लोकतंत्र है। तो सबसे पहली चीज़ विविधता और बहुलवाद, मैंने आपको बता दिया। जाति, धर्म, भाषाओं के बीच में सह अस्तित्व है भारत में। जाति और धर्म का प्रभाव, राजनीति में जाति और धर्म का गहरा प्रभाव है। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से धर्म और जाति हमारी राजनीतिक चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। चुनावों में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा होता है, सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहेवियर जो प्रभावित होता है हमारे भारत का, वह धर्म और जाति को लेकर ही होता है। ग्रामीण और शहरी विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी शहरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत थोड़ा सा अंतर है। इसको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं भी मानता हूँ। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्वीकार्यता, लोकतंत्र और मतदान में विश्वास बिल्कुल किया जाता है। तो भारत में कुल मिला के एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति, ठीक ठाक राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए पर्याप्त है और है भी स्थायित्व, देखा भी गया है। तो आई होप आपको राजनीतिक संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ मिली होगी। आप अगर राजनीतिक संस्कृति को बुक से पढ़कर देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बुक की लैंग्वेज को और मैंने इस पीडीएफ में जो लैंग्वेज डाली है, इसको दोनों को मैच करके देखना, आप बहुत अंतर मिलेगा आपको। मैंने बुक को पढ़ा है, उससे सरल सरल शब्दों का चयन किया है, तब जाके मैंने इस लैंग्वेज को सेट किया है, ताकि मैं एक सरल वे में आपको इसको बता सकूं। आप इस पीडीएफ को 2 या 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी। मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा इस पीडीएफ को, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए, वीडियो को 1 या 2 बार देखिए। पॉलिटिकल साइंस को समझने का एक ही तरीका है, रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन करना होगा। जैसे जैसे आप इसे एक बार में आप 100% नहीं समझ सकते। एक बार पढ़िए, आपको 30 या 40% समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ेंगे, वह 30 या 40% से बढ़कर 50 या 60% हो जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो 80 से 90% हो जाएगा। 100% तो कभी होता ही नहीं है ना। तो आप इसे बार बार पढ़िए और आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस नॉलेज के नाम से है। एक बार फिर मैं कहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।